औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडमास्टर एसएसटी और लेक्चरर एजुकेशन की ऑनलाइन पेडागोजी सेक्शन की क्लासेस के सिलसिले में मैं सालन बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोएटा, आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी। ठीक है, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ उन सब का जो कंटेंट है वो थर्ड एडिशन एजुकेशन एंड पेडागोजी की बुक में अवेलेबल है। इसको आप इजीली मार्केट से जो है किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हैं और सारा कंटेंट इसमें डिटेल में मौजूद होगा। चलिए जी, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, एजुकेशन प्लानिंग है क्या चीज? एजुकेशन प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक forward looking process that determines the educational needs of a society or nation and outline the necessary steps to effectively meet those needs। तालीमी मनसूबाबंदी एक मुनज़्ज़म मुस्तकबिल निगाह अमल है जो किसी मुआशरे या कौम की तालीमी ज़रूरियात का तयन करता है और इनके ज़रूरियात को मौसर तरीके से पूरे करने के लिए दरकार इकदामात का खाका पेश करता है। तो यानी कि एजुकेशन प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी करेंगे, एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी जिसमें एक लेंथी प्रोसेस होगा और उसमें हम फ्यूचर के लिए जो है वो मुस्तकबिल के लिए इकदामात करेंगे। इस चीज को हम एजुकेशन प्लानिंग कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एजुकेशन प्लानिंग की जो तालीमी मनसूबाबंदी की कौन सी कलीदी खसूसियात हैं, की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग हमारे पास कौन से हैं, इसको आइए डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास गोल ओरिएंटेड, सेटिंग क्लियर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास जो एजुकेशनल जो प्लानिंग होगी वो हदफ पर मबनी होगी, वाजिया तालीमी मकासद का तयन करती होगी कि ये हमारे पास जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये हमने अचीव करने हैं और इसके लिए हमने कोई पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है। सेकंड, सिस्टमैटिक, फेस्ड एंड लॉजिकल प्रोसेस। मुनज़्ज़म, मरहलावार और मंतकी अमल जो है वो होगा। ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तवीलुल मुद्दती नुक्ता नज़र जो है वो इसमें हमारे पास होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करेंगे, 5 साल 10 साल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे, मोर देन 15 ईयर्स 20 ईयर्स, वो हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग में होगा। कंप्रिहेंसिव, कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। लचक, सॉरी, जामे, तालीम के तमाम पहलुओं का अता करेगी। जब जाहिर है जब एक पॉलिसी या प्लानिंग के लिए जो अप्रोच निभाई जा रही होगी, जो काम कर रहा होगा, तो उसके लिए बड़ा एक कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल वर्जन में जो है वो प्लानिंग होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल, एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजेस। लचकदार होनी चाहिए जो प्लानिंग है, तब्दीलियों के मुताबिक डल जाने की सलाहियत रखने वाली प्लानिंग जो है वो इसकी खसूसियात में आती है। तो अगर वो किसी सिचुएशन में जो है फ्लेक्सिबिलिटी या लचक नहीं दिखाती तो वो प्लानिंग फिर फेल हो जाती है, कि जब वो लचकदार नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा ये देखें कि प्लानिंग का जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखते हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास कंटेक्स्ट बेस्ड, अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस, सियाको सबाक पर मबनी होगी और मकामी हालात के मुताबिक होगी। जिस एरिया के लिए प्लानिंग बनाई जा रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिस सूबे के लिए, जिस पर्टिकुलरली एक एरिया के लिए बनाई जा रही होगी, तो उसके लोकल नीड्स के मुताबिक, मकामी हालात के मुताबिक जो है वो मबनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके करेक्टरिस्टिक्स थे और खसूसियात थे जो हमने समझे। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, तालीमी मनसूबाबंदी की अहमियत क्यों जरूरी है। ठीक है, आपके पास इस तरह भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम एजुकेशनल प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इसको सीखें, या फिर ये हेडमास्टर के पेपर में जब आएगा तो जब हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी जो है वो खसूसियात है और क्यों ज़रूरी है, तब हम जो है इसको इस अंदाज में लिखेंगे।
efficient allocation of resources, optimal use of limited resources, improvement in quality। ठीक है। महदूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल जो है, वसाइल की मौसर तकसीम, और महदूद वसाइल में आपके पास वसाइल बहुत कम है लेकिन उसका बड़ा एफिशिएंट यूज आप कर रहे हैं, ये हमारे पास जो है इसके जो है वो इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन सेक्टर में या हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ में। रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, रेजिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, मयार और मुतलका तालीम में बेहतरी लाती है, तालीमी मयारात को बुलंद करती है ये। इंक्रीज इन इक्विटी इन एक्सेस, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रुप्स। ठीक है। मसावात और रसाई में इजाफा करती है, तमाम तबकों को यकसा मौके फराहम करती है। फिर है हमारे पास अलाइनमेंट विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, कौमी तरक्की के अहदाफ से आहंगी, तालीम को कौमी तरक्की से मरबूत करती है, लिंक करती है। डेवलपमेंट गोल्स, ये तो हो गया। प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवांस रिव्यू एंड सोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, मसाइल का पेशगी हल, मुमकिन मसाइल जब जन्म ले रहा हूं तो उससे पहले ही हम क्या करते हैं, उसका हल निकाल लेते हैं और पेशगी उसके हवाले से प्लानिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास अहमियत है एजुकेशन प्लानिंग की कि वो क्यों ज़रूरी है एजुकेशन सेक्टर में और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, ये सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है या ये समझना और इस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। आगे आपको समझ, अगर आपके इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, वहां से मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चलें जी, हमारे पास इसका ये जो पहला एजुकेशन प्लानिंग की जो डेफिनेशन थी और इसकी इंपॉर्टेंस थी और करेक्टरिस्टिक्स, ये हमने पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, तालीमी मंसूबाबंदी के तरीके कौन कौन से हैं। अब हम बारी बारी उस मेथड्स को जो है वो हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। एजुकेशन प्लानिंग comprises various methods. Each methods present a different angle for analyzing educational needs and formulating strategies. तालीमी मनसूबाबंदी मुख्तलिफ तरीकों पर मुश्तमिल है। हर तरीका तालीमी ज़रूरियात के तज्जिए और हिकमत अमलियों की तश्कील का एक मुख्तलिफ जाविया पेश करता है। हर एक जो मेथड है वो मुख्तलिफ सेटअप में, मुख्तलिफ सूरतियाल में आप उसको बरूएकार लाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। अब वो कौन से जो है वो तरीक़ेकार है, मेथड्स है, वो अभी हम आने वाली स्लाइड्स में उसको बारी बारी पढ़ेंगे। दीज मेथड्स ऑफन ओवरलैप, ये बड़ा जरूरी है, देखें, दीज मेथड्स ऑफन ओवरलैप एंड कैन बी यूज टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग फ्रेमवर्क। ये तरीके अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अभी जब आप पढ़ेंगे ना तो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो कंफ्यूजन का शिकार आपने नहीं रहना। ये तरीके अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक जामा मनसूबाबंदी के फ्रेमवर्क को तश्कील देने के लिए मिलकर भी इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। यानी कि एक जगह पे आप एक तरीकाकार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक ऐसी सूरत-ए-हाल आ गई कि जिसमें आपने दो या तीन जो तरीकेकार को मिक्स करके फिर वहां पे आपने इम्प्लीमेंट करना है और अपना जो है वो मकसद हासिल करना है, तो उसकी भी ये इजाज़त देता है एजुकेशन प्लानिंग। ठीक है। चले जी, अब हम बारी बारी आते हैं, सब तरीकेकार को डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास जो तरीकाकार है वो है हमारे पास सोशल डिमांड अप्रोच, समाजी तलब का तरीका। चलें जी, इसको पढ़ते हैं। देखिए, नाम से ही वाकिफ है कि हम सोशल डिमांड की बात कर रहे हैं, कि जो मुआशरा हमसे डिमांड कर रहा है, जो उनकी डिमांड है उसको हम फुलफिल करेंगे। दिस मेथड prioritizes meeting the express demand for education by individuals and society। ये तरीका अफराद और मुआशरे की तालीम के लिए जाहिर करदा तलब को पूरा करने की तरजीह देता है। किन लोगों के लिए? अफराद और मुआशरे, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल को ये ज्यादा तरजीह देता है। अब आगे आने वाले वह तरीकों में मैं आपको और समझ आ जाएगी, वहां पे एक ऐसा तरीका आएगा वो
पैसों की बात करते हैं कि भाई बचत कितनी होनी चाहिए, एक ऐसी है कि भाई पैसे जितने भी लग जाए फायदा कितना मिलना चाहिए। ये मेथड किसको फोकस कर रहा है? सोसाइटी और इंडिविजुअल को सिर्फ फोकस करता है, भाई जितना भी हो जाए हमने काम सोसाइटी के लिए काम करना है, हमने काम एक अफराद के लिए करना है, अफराद और माशरे के लिए काम करना है। ठीक है, अब मिसाल के जरिए और समझते हैं। A government seeing the increasing number of high school graduates might build more universities and increase admissions regardless of whether the economy requires it or not. मिसाल है, एक हुकूमत हाई स्कूल के फारुल तहसील तुलबा की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए मजीद यूनिवर्सिटियां तामीर कर सकती है और दाखिले बढ़ा सकती है, चाहे मईशत के लिए इसकी ज़रूरत हो या ना हो। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ बनाना मुल्क की मईशत के लिए क्या किरदार अदा करे या ना करे, नहीं, लेकिन इस अप्रोच के ज़रिए आपने यूनिवर्सिटी बनानी है। क्यों बनानी है? इसलिए बनानी है क्योंकि वहाँ से जो इलाके के लोग हैं वो फारिग हो रहे हैं, आपने उनको कंपनसेट करना है, आपने उनके लिए यूनिवर्सिटी बनानी है। आपका मकसद उस सोसाइटी की नीड्स और उन अफराद की नीड्स पूरी करना है। आपकी जो प्लानिंग है वो इकोनॉमिक अप्रोच नहीं है, अभी जो आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मतलब इस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अफराद को और सोसाइटी को तवज्जो देते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, मुईशत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बस उनको एडमिशन मिल जाए, बहुत सारे बच्चे हों और सबको दाखिले मिले, ये हमारा मकसद होता है। ठीक है, चलिए जी, अब हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। ये मेथड हमें बताता है मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच, इंसानी वसाइल की जरूरत का तरीका। ठीक है, चलिए जब हम इसको पढ़ते हैं। दिस मेथड फोकसेस ऑफ दिस मेथड फोकसेस ऑन अलाइनिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स This method focuses on ongoing educational problems with the anticipated needs of the labor market. ये तरीका तालीमी प्रोग्राम्स को लेबर मार्केट की मुतवक्का ज़रूरियात के साथ अहम करने पर मरकूज रखता है। अब जो पिछला हमने तरीका पढ़ा उसका मेन महवर था मुआशरा और अफराद, जबकि ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमें टेक्निकल लोग चाहिए। इस प्लानिंग के जरिए हमने उन लोगों को पैदा करना है जिसकी नौकरियों की डिमांड अभी आने वाली है, या जो हम एक्सपर्ट लेवल स्किल्ड लेबर हुनरमंद लोगों को पैदा करें। एग्जाम्पल क्या है? If significant growth is expected in the technology sector of a country, an educational plan based on the manpower requirement approach would prioritize expanding programs in computer science, engineering, and related fields. मिसाल है, अगर किसी मुल्क में टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया तरक्की मुतवक्का है, आप देखिए टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया अगर तरक्की मुतवक्का है, तो इंसानी वसाइल के ज़रूरियात के तरीके पर मबनी तालीमी मंसूबा कंप्यूटर साइंस पे बहुत ज़्यादा तरजीह देगा, इंजीनियरिंग पे बहुत ज़्यादा तरजीह देगा और मुतलका शोबों में प्रोग्रामों को वसअत देने को तरजीह देगा, क्योंकि गवर्नमेंट की डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लेबर पैदा किया जाए। यहाँ पे देखें इंजीनियरिंग पे ज़्यादा सरमायाकारी होगी, कंप्यूटर साइंस पे होगी, ताकि इन शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट लोग, प्रोफेशनल लोग सामने आए। ठीक है, समझ आ गई ये जो है ये मेथड। चलें जी, अब हम चलते हैं। ये मेथड है हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस, मुनाफे की शरह का तज्जिया हम लगाते हैं। ये मुआशी तरीका भी इसको कहते हैं, इकोनॉमिक अप्रोच भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको जो बाकी जो हमने पहले जो अप्रोचेस पढ़े उसके और इसमें फर्क आना जो है आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, this method views education as an investment and analyzes the economic benefits, increased income, productivity of different levels and types of education. ये तरीका तालीम को एक सरमायाकारी के तौर पर देखता है और मुख्तलिफ सतहों और किस्म की तालीम के मुआशी फ़ायद को ये देखेगा। बढ़ती हुई आमदनी और पैदावारियत के लिहाज से इसका तज्जिया करता है। एग्जाम्पल क्या है? रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टमेंट इन कॉलेजेस इज मोर प्रॉफिटेबल कंपेयर टू अदर लेवल्स।
Therefore, experts would invest in colleges. मुनाफे की शरह के तजिए से ये पता चला है कि कॉलेजों में सरमायाकारी अगर करेंगे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब ये मिसाल के तौर पे इन्होंने एक स्टडी की है कि भाई स्कूलों में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी में करेंगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं, तो कॉलेजों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और खर्च करें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि हम कौन सा अप्रोच पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक अप्रोच पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक कारोबारी लिहाज से जो है गवर्नमेंट पैसा तो लगा रही है या प्लानिंग कर रही है, वो अपने फायदे का भी सोच रही है। ठीक है, तो अब देखें, कॉलेजों में सरमायाकारी और दूसरे सतहों के मुकाबले में ज्यादा सूदबंद होगा, तो लिहाजा मायरीन कॉलेज में सरमायाकारी करेंगे। वो स्कूलों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटियों पे नहीं करेंगे। वो रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस का अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। कारोबारी जो मुआशी अप्रोच है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास अप्रोच है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लागत और लागत पे जो फायदा हमें मिल रहा है उसका तज्जिया। पिछला जो हमने पढ़ा था वो प्योरली इकोनॉमिक अप्रोच था, भाई जो हम खर्च कर रहे हैं उसका हमें मुनाफा या फिर उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये तो खर्च कर रहे हैं लेकिन इसके साथ उसका बेनिफिट भी देख रहे हैं। ठीक है, तो लागत फायदा तज्जिया, इसको अभी हम पढ़ते हैं, समझते हैं। This method reviews the overall social and economic costs and benefit of educational policies. ये तरीका तालीमी पॉलिसियों के मजमूई समाजी और मुआशी अखराजात और फवायद का जायजा लेता है। अब देखिए, हमने कहा ना कि ये अगर खर्च भी कर रहे हैं तो उसके फवायद भी उससे जोड़ रहे हैं। तो हम जो चीज़ यहाँ पे खर्च करेंगे उसके साथ साथ उस पे एनालिसिस भी करेंगे कि इसका हमें फायदा कितना मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसकी मिसाल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, इफ अ फ्री स्कूल मील पॉलिसी इज कंसिडर्ड, a cost benefit analysis would compare the program's cost against benefits,